Are you ready? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सात्विक एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी में क्रिया का टॉपिक करवाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिया किसी काम का करना ही क्रिया होता है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्रिया को वर्ब कहा जाता है, जैसे वर्ब। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात विकारी शब्द वो शब्द होते हैं इसमें लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने बताया कि विकारी क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। इसका उल्टा अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं इसमें लिंग, वचन व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन हम यहाँ क्रिया के विषय में पढ़ रहे हैं। क्रिया विकारी शब्द है, इसमें लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए लिंग के कारण मैं आपको परिवर्तन के बारे में बताना चाह रही हूँ। लिंग के कारण कैसे परिवर्तन आता है, जैसे पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो लिंग के कारण जैसे पिता का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा? माताजी पत्र पढ़ रहे हैं। इसलिए क्रिया को विकारी शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार से वचन के कारण, ये हमने लिंग के कारण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे वचन के कारण, यानी कि वचन के कारण परिवर्तन कैसे होता है। वचन के कारण कैसे परिवर्तन होता है, जैसे लड़के ने गाना गाया। वचन जैसे लड़के ने गाना गाया, तो इसके वचन परिवर्तन करेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे लड़का या लड़कों ने गाना गाया। इसी प्रकार से जैसे लिंग के कारण परिवर्तन हो गया, वचन के कारण परिवर्तन हो गया, काल के कारण भी परिवर्तन होता है। काल के कारण वह स्कूल जाती है, यानी कि वर्तमान काल में बात हो रही है। वह स्कूल जाएगी। देखो, हमने लिंग के कारण परिवर्तन बताया, वचन के कारण परिवर्तन बताया और हमने काल के कारण परिवर्तन। और विकारी शब्द वही होते हैं जिसमें लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया विकारी शब्द क्यों कहलाता है।
विकारी शब्द कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक क्रिया की विशेष बात है। क्या विशेष बात है? मैं आपको बताऊंगी कि क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनता है। जैसे हमारी धातु रूप देखो, जैसे हमारा धातु रूप होता है उसमें हम ना जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। सामान्य रूप हमारी मूल धातु थी लिख। लिख में हमने ना जोड़ दिया तो इसका सामान्य रूप बन गया लिखना। फिर हमने हंस ना जोड़ दिया तो सामान्य रूप बन गया हंसना। ऐसे ही चल धातु रूप था और इसका सामान्य रूप बन गया ना जोड़ने से चलना। ऐसे ही जा सामान्य रूप जाना। पी सामान्य रूप पीना। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम आपका ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। अब हमने इतना जान लिया। अब हम करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। पहले पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। स का मतलब होता है साथ में, अ का मतलब नहीं, यानी कि जहां पर साथ में कर्म नहीं है वो सकर्मक, जहां पर साथ में कर्म है सकर्मक क्रिया, और जहां पर नहीं है यानी अ मतलब नहीं, कर्म जहां पर नहीं है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। देखो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया का अर्थ है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, इनके ये कर्म के आधार पर है भेद। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, कर्म के साथ। जिस क्रिया के साथ कर्म हो तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा चित्र बनाती है, यहां पर बनाना क्रिया है, राधा करता है और चित्र कर्म है, तो यहाँ वाक्य हमारा कर्म के साथ है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है।
राम पत्र लिखता है। तो लिखना हमारा क्रिया है, राम करता है, पत्र हमारा कर्म है। यहाँ पर चित्र और पत्र कर्म है, और इन दोनों कर्मों के साथ बनाना और लिखना ये हमारे क्रिया हो रही है। अतः इन वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, इन दोनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से हम करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको सकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। अब दूसरा देखते हैं अकर्मक क्रिया। जहाँ जिस क्रिया के साथ कर्म है वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे शीला रोती है। यहाँ पर शीला सब्जेक्ट यानी करता है, रोना यहाँ क्रिया है, वर्ब है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है। कर्म हम क्या या किससे पूछेंगे भी शीला क्यों रो रही है, हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया हुआ नहीं है, और कर्म दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है। यहाँ पर बच्चा क्या है, करता है, खेलना क्रिया है, कर्म नहीं है। हमें ये नहीं पता बच्चा किससे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, नहीं पता, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे जो हमारी सकर्मक क्रिया है ये दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। जहाँ पर एक ही कर्म हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कर्म के साथ जहाँ पर एक ही कर्म हो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पर दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया से एक कर्म का बोध हो, जिस क्रिया से एक कर्म का बोध हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय गया। एक ही कर्म मोहन यहाँ पर करता है, जाना यहाँ पर क्रिया है, विद्यालय यहाँ पर कर्म है। जैसे राधा पानी पी रही है। राधा यहाँ पर करता है, पानी कर्म है, पी रही है क्रिया है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हों वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है।
जैसे माली पौधों को पानी देता है। यहाँ पर माली करता है पौधे और पानी, यहाँ पर दो कर्म है, तो ये इसी प्रकार से दो कर्म होने के कारण विकर्मक क्रिया है। नोनू दादी को चश्मा दे रही है। यहाँ पर दादी और चश्मा दो कर्म है, नोनू यहाँ करता है, देना दे रही है यहाँ पर क्रिया है, तो ये दो कर्म होने के कारण द्विकर्मक क्रिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये इस प्रकार से हमने पढ़ा कि क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है, और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर मैंने बताया कि जो सकर्मक क्रिया है वो भी दो प्रकार की होती है, एक कर्म वाली क्रिया और द्विकर्म वाली क्रिया। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, प्रेरणार्थक क्रिया। यदि क्रिया से यह पता चले, सबसे पहले होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है पूर्वकालिक क्रिया, फोर्थ नंबर पे होती है नाम धातु क्रिया, और लास्ट होती है कृदंत क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती है यदि क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे बच्चों को कहते हैं, माँ बच्चों को सेब खिलाती है, दादी बच्चों से चश्मा मंगवाती है। जैसे कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, इस प्रकार की क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।
जैसे माँ बच्चों को खाना खिलाती है। दादी पापा से दवा मंगवाती है। तो यहाँ पर कार्य दूसरे को करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। माँ बच्चों को खाना खिलाती है, माँ खुद नहीं कर रही हो, बच्चों को खिला रही है। और दादी पापा से दवा मंगवाती है। यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कार्य करने के लिए। यहाँ क्रिया से पता चल रहा है कि कर्ता कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरा है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब आता है मिलजुल के, दो या दो से अधिक क्रियाओं दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर खेलना और चाहना दो क्रियाएं हैं। बाजार से सब्जी लेते आना। यहाँ पर भी लाना, लेते और आना दो क्रियाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट है कि खेलना और लेते आना में दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। संयुक्त क्रियाओं में पहला क्रिया शब्द मूल क्रिया कहलाता है और अन्य क्रिया रंजक क्रिया कहलाते हैं। इस प्रकार से ये मूल क्रिया में खेलना, चाहना और खेलना, यहाँ पर मूल क्रिया खेलना है और यहाँ पर मूल क्रिया लेते आना। लेते ये आना, ये मूल क्रिया है, ये रंजक क्रिया है। अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। यदि किसी मुख्य क्रिया से पूर्व कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, वहां पर पूर्व जैसे कि आपको पता है, पूर्व मतलब पहले, किसी मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई पहले क्रिया हुई है, मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो रही है तो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। यदि किसी मुख्य क्रिया से पूर्व मतलब पहले कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे
जैसे शीतल रुपये लेकर चली गई। वह दूध पीकर सो गया। यहाँ पर सोना भी क्रिया है और पीना भी, लेकिन यहाँ पहले कौन सी क्रिया हो रही है? पीकर सो जाना। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या थी? मुख्य क्रिया से पूर्व मुख्य क्रिया है सोना, यहाँ पर है चले जाना। लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि मुख्य क्रिया से पूर्व कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो उसे पर लेकर पीकर ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएंगे। जैसे वह नहा धोकर तैयार हो गया। वह नहा धोकर तैयार हो गया। तैयार होना मेन क्रिया थी, उससे पहले उसने कहा नहा धोकर। तो इस प्रकार की क्रियाएं यहाँ पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा शब्द हमारे पास बात, इसमें नाम धातु कैसे बनेगी? ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? बतियाना। बदल, बदलना। झूठ, झुठलाना। ये संज्ञा के एग्जाम्पल थे। हमने बताया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम। यहाँ पर ये संज्ञा शब्द थे, इनमें हमने ना जोड़ा तो ये इनके रूप बदल गए। फिर हम सर्वनाम के एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपना सर्वनाम शब्द है, इसमें ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अपनाना। मैं में ना जोड़ेंगे तो क्या? मिमियाना। ये हमारा नाम धातु क्रिया बन गई। ऐसे ही विशेषण के एग्जाम्पल देखते हैं हम। विशेषण से कैसे नाम धातु क्रिया बनती है? विशेषण शब्दों से। जैसे गर्म शब्द है, गर्म का क्या हो जाएगा? गरमाना। इसी प्रकार से नरम का नरमाना। साठ, सठियाना। मैं आशा करती हूँ कि आपको
ये सारा समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों में ना जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे संज्ञा के मैंने 3 उदाहरण आपको दिए। बात से बतियाना बन जाता है नाम धातु क्रिया, बदल से बदलना, झूठ से झूठलाना। ऐसे सर्वनाम शब्द मैंने लिया अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। विशेषण है गरम, गरम से गरमाना, नरम से नरमाना और साठ से सठियाना। इसी प्रकार से हमारा जो है क्रिया का टॉपिक हमने ये पढ़ा था, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। अब हमारा लास्ट का बचा है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं? शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनी क्रियाएं कृदंत कहलाती हैं। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिखवाऊंगी मैं आपको। शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। हिंदी में कृदंत क्रियाएं तीन प्रकार की हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रियाएं, जैसे दौड़ प्लस ता क्या बन गया? दौड़ता। चल प्लस ता चलता आदि। ये वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। भूतकालिक क्रियाएं, भूतकालिक कृदंत क्रिया, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक कृदंत क्रिया। जैसे देख आ देखा, चल आ चला आदि। पूर्वकालिक क्रियाएं, पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं, देख धन कर देख कर, चल कर चल कर आदि। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई आपको कमी है या कुछ भी दिक्कत लग रही है, तो आप वीडियो को बार बार देख लेना। और फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम ये आपका तरीका ठीक नहीं था। तो मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से समझ में आ जाए, और मैं दोबारा से कोशिश करूँगी इसी टॉपिक को लेकर आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।